हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस पोम को हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पोम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से ली गई है और इस कविता का नाम है फादर टू सन। और इस पोम को लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग ने। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मशहूर शायर का प्यारा सा शेर है, अगर वो पूछ ले मुझसे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। दोस्तों, आज की जो ये कविता है, ये कविता भी आपको इस शेर के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आएगी। और इस कविता में किस तरीके से एक बाप और बेटे के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो जाती है और किस तरीके से एक पिता जो है अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। यानी इस कविता में एक पिता अपने दुख को व्यक्त करता है। कौन से दुख को? अपने बेटे के जुदा होने के गम को, या आपस में जो गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, उस दुख को इस कविता के अंदर एक पिता के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस पोम की डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और बाद में इस पोम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उन्हें भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले इसकी कर लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि पोम का नाम है फादर टू सन। अब इस पोम में फर्स्ट स्टैंजा में पोइट यानी फादर क्या कहता है, एक पिता क्या कह रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। यानी एक फादर कहता है कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाया हूँ, मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ। हालांकि हम एक घर में काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, लेकिन एक घर में काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से रहने के बावजूद भी मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। इसलिए मैं उसके साथ उस रिश्ते को कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस रिश्ते को जो रिश्ता जब ये छोटा था, बच्चा था, तब मेरा इसके साथ जैसा रिश्ता था, वैसा का वैसा रिश्ता दोबारा मैं कायम करना चाहता हूँ। आगे पोइट कहता है, येट हैव आई किल्ड, क्या मैंने उसे मार दिया है? किसे? द सीड, उस बीज को जिसे मैंने बोया था। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड हिज इज एंड नन ऑफ माइन। यानी उस बीज को जिसे मैंने बोया था, जिसे मैंने तैयार किया था, जिसे मैंने सृजन किया था, आज क्या मैंने उस बीज को मार दिया है? हालांकि आज मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, अब मेरा उस पर किसी तरह का अधिकार नहीं है, जो कुछ है वो उसी का है, अब मेरा उस पर किसी तरह का अधिकार नहीं है। ये बात पोइट इसके अंदर कह रहा है, फादर कह रहा है। आगे पोइट कहता है, फादर कहता है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। यानी हमारे आपसी रिश्तों में किसी तरह का अपनापन अब नहीं बचा है, हम आपस में क्या करते हैं? अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हमारे आपसी रिश्तों में किसी तरह की कोई भी समझ नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यानी बच्चा हालांकि मेरा है, मेरे ऊपर गया है, सब कुछ मेरा जैसा, रंग रूप सब कुछ मेरा जैसा है, लेकिन फिर भी येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, फिर भी इसकी पसंद नापसंद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं बता सकता कि इसकी पसंद क्या है, इसकी नापसंद क्या है। आगे देखते हैं। आगे पोइट कहता है, साइलेंस सराउंड्स अस, यानी हमारे चारों तरफ एक चुप्पी सी, एक शांति का माहौल छा गया है। क्यों? क्योंकि बेटा जो है वो उसे छोड़ कर चला गया है, पिता को। और आगे क्या कहता है, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। अब पोइट जो है वो कह रहा है, अपने बेटे को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स होम द होम ही न्यू। यानी को कहता है कि अपने बेटे को कह रहा है कि वो अपने बेटे के बारे में कह रहा है कि मैं उसके हर चीज़ को बर्दाश्त करूँगा, उसके हर खर्चे को बर्दाश्त करूँगा। यानी प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला। तो वो मेरा बेटा जो अगर फिजूल खर्चे भी करता है तो मैं उसके हर खर्चे को, हर चीज़ को बर्दाश्त करूँगा, लेकिन वो अपने घर लौट आए, उस घर जिसे वो जानता है, यानी अपने पिता के घर वापस लौट आए। एक तरह से एक पिता जो है अपने बेटे से याचना कर रहा है। Rather than see him make and move his word, बजाय इसके कि वो दूसरी जगह कहीं जाकर इंडिपेंडेंटली रहता है, स्वतंत्र रूप से कहीं दूसरी जगह रहता है, उसके बजाय वो अपने पिता के घर आ जाए, वहीं पर रहे, अपने उस घर में जिसे वो अच्छी तरीके से जानता है। अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसके हर खर्चे को, हर शौक को मैं बर्दाश्त करूँगा, उसकी हर आदत को मैं बर्दाश्त करूँगा, उसे मैं प्यार दूंगा। एक तरह से एक फादर अपने बेटे को कह रहा है, आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ कर दूंगा, शेपिंग फ्रॉम सोरो एंड न्यू लव, और मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, एक नया प्यार मैं उसे दूंगा। अब लास्ट इंसान पॉइंट कहता है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। अब यहाँ पर लास्ट स्टैंडर्ड में बताया गया कि बाप और बेटे दोनों, हम दोनों क्या हैं, हम दोनों एक छत के नीचे रहे हैं, एक मकान में रहे हैं, लंबे समय से एक छत के नीचे एक मकान में हम रहे हैं। ही स्पीक्स, आगे पॉइंट कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं समझ पाता, नहीं समझ पा रहा हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि मैं गुस्सा क्यों हो जाता हूँ, मैं क्यों इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। यानी जो हमारे रिश्ते में जो मनमुटाव आया है, इस मनमुटाव को मैं हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात कवि जो है, पोइट जो है, फादर जो है वो कह रहा है। अब आगे लास्ट में पोइट कहता है, वी ईच पुट आउट एन एम्पटी हैंड, यानी हमें इस मनमुटाव से कुछ नहीं मिला है। यानी पोइट कह रहा है, ये आपस में ये जो हमारी अनबन है, जो गलतफहमियां पैदा हो गई, इन गलतफहमियों के कारण, इस मनमुटाव के कारण हमें आपस में कुछ नहीं मिला है। हालांकि हमारे बीच में किसी तरह की द्वेष भावना या ईर्ष्या नहीं है, और
लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम दोनों ही चाहते हैं, हालांकि हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा हो गई, लेकिन हम दोनों चाहते हैं एक दूसरे को माफ़ करना। तो इस तरीके से इस पोम के अंदर एक पिता जो है अपने दुख को व्यक्त कर रहा है, उस दुख को कि उसका बेटा जो है उसे छोड़कर चला गया है। अब उस दुख को वो पिता जो है व्यक्त कर रहा है, और वो चाहता है कि उसका बेटा वापस उसके पास लौट आए, ताकि वो अपने बेटे को वही प्यार दे सके जो जब छोटा बच्चा था, जो उनका रिश्ता था, वो रिश्ता वो दोबारा कायम कर सके। तो बहुत प्यारी सी कविता थी, इसे मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देख लेते हैं इस पोम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। तो जैसा कि सबसे पहले सिमिली, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, सिमिली इसका यूज़ हुआ है इसमें। और सिमिली का मतलब होता है अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपैरिजन एंड शोज सिमिलरिटीज बिटवीन टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। यानी जब किसी पोम में लाइक और एज का यूज़ करते हुए किसी चीज़ की किन्हीं दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है, तो वहाँ पर हम मान कर चलेंगे कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो सिमिली का यूज़ हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर इस पोम में वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। स्ट्रेंजा में बात हुई है, पोइट कह रहा है कि हम आपस में अजनबियों की तरह बात करते हैं। तो यहाँ पर वो सेंटेंस में लिखा लाइक का यूज़ किया गया है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। तो लाइक का यूज़ करते ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो सिमिली का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, और नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन, जिसे अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं हिंदी में। और इसका मतलब होता है द रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर और सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। यानी पुनरावर्ती एक समान अक्षरों की या समान ध्वनि की, व्यंजन ध्वनि होती है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है, स्टार्टिंग में जो समान रिपीटेशन पुनरावर्ती उनकी होती है किसी भी आपसी क्लोज कनेक्टेड वर्ड्स में, जो आपस में नज़दीक जो जुड़े हुए शब्द होते हैं, उनमें अगर कॉन्सोनेंट साउंड की पुनरावर्ती हो रही है स्टार्टिंग के अंदर, तो वहाँ पर हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे साइलेंस सराउंड्स, तो फर्स्ट साउंड एस लेटर है, सेकंड वर्ड में भी फर्स्ट जो साउंड है वो एस की साउंड आ रही है, और दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुई है वो एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। अब देख लेते हैं थर्ड हमारी लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन अ क्वालिटी शेयर्ड बाय टू पर्सन और थिंग्स, यानी किन्हीं दो चीज़ों की क्वालिटी को आपस में कंपेयर करना। ठीक है, तो जैसे इस पोम में बताया गया है द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड हिज एंड नन ऑफ माइन। यानी यहाँ द सीड को कंपेयर किया, अपने बच्चे को कंपेयर किया गया है सीड से, है ना, बच्चे को सीड से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है मेटाफोर हुई है। हालांकि कंपैरिजन सिमिली के अंदर भी होता है, लेकिन सिमिली में हम यूज़ करते हैं लाइक का या एज का, और मेटाफोर में हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट लिटरेरी डिवाइस की, वो है इस पोम की एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट ए स्टॉप। यानी जब कोई किसी पोम में 2 या 3 या 4 जितनी लाइनों का भी स्टेंजा है, उसमें अगर कहीं पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया, यानी एक लाइन के यानी कोई किसी भी लाइन में पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया, तो जहाँ तक पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया उतना पार्ट क्या होगा, वो पार्ट एन्जॉयमेंट कहलाएगा। जैसे इस पोम में हमने देखा एक जगह, तो ये आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, अब यहाँ पर किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया है। फिर सेकंड लाइन में दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, यहाँ पर जाकर कोमा का यूज़ किया गया, यानी 3 लाइनों में सिर्फ एक जगह पंक्चुएशन मार्क का यूज़ हुआ है। तो ये जितना पार्ट जो है ये पूरा पार्ट एन्जॉयमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से इन 4 लिटरेरी डिवाइस को मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है, और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हमने अच्छी जगह समझी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, और उस वीडियो में हम इस पोम की समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep learning, keep smiling, keep growing. And once again, thank you. Have a nice day.